सभी को मेरा नमस्कार। आइए हम लोग चलते हैं एक ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल की तरफ, जो हम लोगों ने थ्योरी के रूप में पढ़ाई किए हैं मोशन चैप्टर से, गति चैप्टर से। हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग पढ़ाई किए उसमें से हम लोग का क्वेश्चन का लेवल कितना तक बन सकता है, क्या हम लोग पढ़ाई किए और कहाँ तक बन सकता। जो लोग थ्योरी नहीं किए वो जाकर के हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। शंकर गुरु के नाम से आएगा, आप देखेंगे। और हम लोग का कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ, कैसे रहेगा देखेंगे। बना के क्वेश्चन तो आसानी से बनेगा, अच्छा लगेगा, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जो हम लोग का कंसेप्ट है उसी से देखेंगे सॉल्व करके। और रेलवे का जो अभी माहौल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको साइंस से बहुत बढ़िया मिलने वाला है। आइए चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। विद्यार्थीगण, भौतिक राशि कौन सी है? आप पढ़े होंगे जो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। दूरी जो है भैया, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। विस्थापन धनात्मक हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर जो बनेगा कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, वो भौतिक राशि जो ऋणात्मक नहीं हो सकता है वो हमारा यहाँ पर बन के आएगा दूरी। वो हमारा बन के आएगा दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि बल ऋणात्मक हो सकता है, बल का मान ऋणात्मक हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक हो सकता है, वेग ऋणात्मक हो सकता है। यहाँ पर बल का एक चैप्टर आगे आएगा जो हम लोग पढ़ेंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, F बराबर ma। और यहाँ पर जिसका SI मात्रक न्यूटन, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करता है, अभी चर्चा बहुत बढ़िया से होगा। त्वरण को डिनोट करते हैं ये से, ये बराबर होता है वेग में परिवर्तन v माइनस u बटा t। v हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, t ये वेग में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, इसको बोलते हैं त्वरण। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। बल एक सदिश राशि, त्वरण एक सदिश राशि, वेग सदिश राशि, लेकिन दूरी एक अदिश राशि। दूसरा तरीका से क्वेश्चन बन सकता था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ सदिश नहीं है, तो दूरी सदिश नहीं है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का SI मात्रक मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ से क्लियर हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है कि डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति, समग्र मतलब पूरे गति, समग्र गति का वर्णन करने यहाँ तक एक क्वेश्चन हुआ। और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम कंसेप्ट को निचोड़ लेने वाला क्वेश्चन है और ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम आसानी से। लेकिन क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा, वाह क्वेश्चन बड़ा देख करके लोग डर जाते हैं। आंसर इतनी सी छोटी है, ये आंसर बहुत छोटा है। बोलता है डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने। समग्र गति मतलब एक वस्तु अगर यहाँ से चला और इधर गया, यहाँ आके यहाँ और यहाँ आके रुक गया, तो समग्र गति मतलब समग्र लंबाई, समग्र जो अपना गति कर रहा है पूरी गति, इसको क्या बोलते हैं? ये ओरिजिनल रास्ता, इसको बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं इसको? दूरी। तो एक आंसर बन के निकल जाएगा यहाँ तक, दूरी। नेक्स्ट देखते हैं। और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति, विद्यार्थीगण प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए क्या करना होगा हमको? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को संबंध किससे है? विस्थापन से। विस्थापन बोलता है कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो दूरी तय करता है या तय किया गया, वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो न्यूनतम होगा उसी को तो विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ से अगर ये से चला और बी तक गया तो इसका न्यूनतम जो होगा ए से बी तक ऐसा होगा। तो आंसर बनेगा ये विस्थापन, ये हो जाएगा विस्थापन, ये विस्थापन हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा दूरी। तो समग्र गति का पता लगाने के लिए दूरी और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए विस्थापन। आंसर कहाँ बनेगा? दूरी और चाल नहीं होगा, वेग और चाल नहीं होगा, दूरी और विस्थापन होगा, जो आंसर नंबर बन के आएगा सी। आंसर नंबर बन के आएगा सी। इस तरह से क्वेश्चन देखिए पूछा गया है और हम लोग का जो कंसेप्ट है बिल्कुल साफ है, एकदम क्वेश्चन बन रहा है, आंसर भी आ रहा है आपका बढ़िया से। इसमें चर्चा होगा दूरी और चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का हो गया। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, चाल तो फिर है। और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन बहुत बढ़िया से, एकदम मज़ा आएगा, चिंता की बात नहीं है। थ्योरी बढ़िया रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा और अच्छा से निकल जाएगा एकदम एग्ज़ाम।
एग्ज़ाम में अगर बढ़िया कॉन्फिडेंस है तो एक क्वेश्चन की जगह आपका 2 क्वेश्चन और सही होने वाला है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा तो एक गलती हुआ तो 2-3 गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसीलिए कॉन्फिडेंस बना के चलेंगे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को यहाँ से मान लीजिए धरातल है, ज़मीन है, और इसको ऊपर की ओर फेंका गया, यहाँ तक फेंका गया, ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। 100 मीटर ऊंचाई गया, 100 मीटर ऊंचाई, 100 मीटर चला गया, 100 मीटर की ऊंचाई तक गया, और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है। ये 100 मीटर गया, इधर से गया था 100 मीटर, और फिर ये वापस आ जाता है, फिर ये गया और फिर वापस आ गया। विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, जहाँ से चला वहीं आ गया। इस कंडीशन में वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है, गलत है। यहाँ से फेंका और यहाँ 100 मीटर की ऊंचाई तक गया और फिर वापस आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तो एक ही हो गया। तो उस कंडीशन में विस्थापन का मान कितना हुआ? 0 हुआ। लेकिन दूरी 0 नहीं होगा। ये 100 मीटर गया और 100 मीटर आया, दूरी अगर पूछेगा तो आंसर 200 मीटर। तो देखेंगे क्या है कि पहला तो नहीं होगा, 50 मीटर तो इसमें तो सवाल ही नहीं बनता है। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 है। कुल दूरी 0 कैसे हो सकता है? जब गया और आया तो दूरी तो कुछ कवर किया ना, कुछ तो तय किया। तो 100 मीटर गया और 100 मीटर आया, तो दूरी का मान 200 मीटर। 2 नंबर आंसर भी गलत है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, नहीं, यहाँ से गया और यहाँ तक आया तो विस्थापन हो ही नहीं सकता है, 0 हो गया, ये भी गलत। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है, बिल्कुल 0 है, क्योंकि यहाँ से 100 गया और फिर वापस आ गया, और झमेला कुछ है ही नहीं, जहाँ से चलेगा और वहीं पर अगर आ जाता है उस कंडीशन में विस्थापन का मान 0 होगा। तो यहाँ पर विस्थापन का मान जो हो जाएगा, विस्थापन का मान 0 होगा इस बिंदु पर। और दूरी जो होगा, अगर दूरी पूछता हमको तो 100 + 100 होता, 100 + 100 होता, टोटल हम लोग का निकल के आता 200 मीटर। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ विस्थापन का चर्चा है, तो डी नंबर आंसर होगा। विस्थापन का से ऐसा क्वेश्चन दिया, बहुत बढ़िया है। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा हम लोग का। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, समय के साथ बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है विद्यार्थी। इसका कंसेप्ट बताए थे कि वस्तु एक ए है, ये बिंदु पर एक वस्तु है और बी तक गया है, और ये बी तक गया है, और समय के साथ टी एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही है। तो वस्तु की स्थिति अगर यहाँ पहले ये था, चला गया बी पर, तो कुछ दूरी तय किया गया, कुछ दूरी तय किया हो गया, मान लीजिए एस का दूरी तय किया, कुछ दूरी तय किया, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी जो तय किया, एस दूरी तय किया, मान लीजिए समय के सापेक्ष किया, और समय के सापेक्ष करेगा, दूरी जो तय करेगा उसको हम लोग बोलते हैं चाल, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। यही तो हम लोग का जो बनेगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, इसका कहने का मतलब हुआ उसके पास चाल है, तो आंसर क्या बने? कहा जाता है कि वह 0 वेग पर है। कोई इसका जवाब ही नहीं बनता है, वेग 0 है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। कहा जाता है कि वह गतिशील है, बिल्कुल गतिशील है। और कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय किया, दूरी तो तय किया लेकिन समय के साथ किया, दूरी तो तय किया, केवल दूरी कहने से नहीं होगा, समय के साथ किया, तो वो चाल में है, वो स्पीड है उसके पास। कहा जाता है कि वो आराम की स्थिति में तो नहीं है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन लिख दिया है। तो आंसर यहाँ बनेगा, कहा जाता है कि वस्तु गतिशील की अवस्था में है। हमारा आंसर जो बन के निकलेगा वो निकलेगा बी नंबर। इस तरह से क्वेश्चन बनते जाएगा, हम लोग का कंसेप्ट बढ़िया रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है। किरण 90 मीटर लंबे पूल में, एक पूल है, इस तरह से एक पूल है 90 मीटर का, 90 मीटर लंबाई दिया हुआ है। किरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, और फिर वहाँ से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात करिए। किरण का औसत वेग ज्ञात करेंगे। तो किरण यहाँ से चली और यहाँ तक आई, किरण यहाँ से आई, एक छोर से दूसरे छोर तक गई, तो कितना मीटर है? 90 मीटर है। 90 मीटर का दूरी तय किया, 90 मीटर तय किया। अब 90 मीटर एक छोर से दूसरे छोर, फिर वहाँ से वापस सीधे आ जाती है। फिर एक बार गई, फिर एक बार ये इधर से गई,
और फिर ये वापस आ गई, फिर ये वापस आ गई, एक चक्कर हुआ, फिर एक बार गई, फिर वापस आई। तो 2 चक्कर इस तरह से लगाया। कितनों ही चक्कर लगा दे, अगर इनिशियल शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही पर हो तो उस समय विस्थापन का मान 0 होगा, उस समय कुल विस्थापन का मान 0 होगा। तो आंसर देखते हैं क्या क्या है, क्या पूछ रहा है। 2 बार में 360 मीटर, तो भैया एक बार जाएगा 90, फिर वापस आया, एक चक्कर में 180 मीटर, 2 चक्कर में 360 मीटर, वो तो दे के रखा है। किरण का औसत वेग, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन यहाँ पर हो जाएगा 0 और समय कुछ भी दे दे, समय कुछ भी दे दे, उससे क्या मतलब, आंसर जो बन के आएगा वो 0। आंसर जो बन के आएगा वो हमारा आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर बन के आ गया। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। भैया त्वरण बराबर बोलता है, त्वरण को सूचित करते हैं ये से, त्वरण को सूचित करते हैं ये से। ये बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, ये बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू क्या बोल रहा है, वेग में परिवर्तन है। तो v माइनस यू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v माइनस यू बट्टा टी मतलब समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। तो वस्तु के त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो क्या चीज़ में परिवर्तन हुआ, समय के साथ। समय तो दे के रखा है, समय के साथ किसका परिवर्तन हुआ, वेग में। समय के साथ किसका परिवर्तन हुआ, वेग में। यही तो कहलाता है त्वरण। आंसर बन के निकलेगा वेग में परिवर्तन। अगर इसको परिभाषा के रूप में लिखें तो वेग में परिवर्तन बटा समय, यही तो बोलता है विद्यार्थीगण, यही तो बोलता है। त्वरण तो यही बोलता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का एसआई मात्रक जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका जो राशि बन जाएगा वो सदिश बन जाएगा। राशि जो बन जाएगा वो सदिश बन जाएगा, क्योंकि वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, इसलिए त्वरण भी सदिश राशि। बल जो होगा ma होगा, F बराबर ma, और ये जो राशि जो होगा वो हो जाएगा सदिश। और एसआई मात्रक जो होगा एक होगा न्यूटन और दूसरा हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन और दूसरा होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर से सूचित करते हैं p से द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग। और संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर kg, एसआई मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड। और विस्थापन तो बहुत बार बता चुके हैं आपको, विस्थापन शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल, मतलब आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या जो नज़दीकी दूरी होगा विस्थापन होगा, एसआई मात्रक मीटर और राशि सदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहने का मतलब हुआ कि वेग किसके साथ दिखाएगा, समय के सापेक्ष दिखाएगा। तो वेग और समय का रिलेशन कौन देगा, वेग में परिवर्तन की दर अभी पढ़े, वेग में परिवर्तन बटा समय, क्या बता रहा था, त्वरण। तो वेग और समय का जो रिलेशन बना के देगा हमको, जो भी ग्राफ बनेगा वेग में परिवर्तन बटा समय या वेग बटा समय बोल लीजिए, ये हम लोग का दे देगा त्वरण, वेग किस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है समय के साथ, कैसा ग्राफ दे रहा है, किस तरह से ग्राफ देगा वेग और समय का, वो हम लोग को बताएगा त्वरण। वेग समय ग्राफ जो बता देगा कहा जाता है, उसको दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ, वेग विस्थापन ग्राफ, वेग गति ग्राफ, वेग दूरी ग्राफ। ये तो सिंपल होगा, वेग समय ग्राफ हो जाएगा। तो किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को ये तो
तो देख सकते हैं कि वेग और समय का जो ग्राफ हम लोग को दिख रहा है, इससे हमको त्वरण प्राप्त होता है, जो कि आंसर में इस तरह टाइप का नहीं दिया है कि त्वरण मिलेगा, लेकिन तो सिंपल दे दिया। यहाँ पर क्वेश्चन तो वस्तु का वेग है और यहाँ पर हम लोग का समय दे दिया है, तो वेग और समय का ग्राफ, वेग और समय का ग्राफ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। वेग और विस्थापन का देगा तो वो बनाएंगे, वेग गति वेग दूरी, ऐसा नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा वेग और समय का ग्राफ। औसत चाल और औसत वेग किसी वस्तु की गति को दर्शाता है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है। विद्यार्थीगण बहुत अच्छे क्वेश्चन है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, और औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो वस्तु की गति को दर्शाता है कौन? औसत चाल और औसत वेग। कब दर्शाएगा? तो हम लोग इसको जो बनाएंगे अभी हम क्वेश्चन को, अभी जो हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर रहे हैं कि औसत चाल बराबर हो जाता है कुल दूरी बटा कुल समय, और औसत वेग बराबर भी होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। दोनों में समय आ रहा है, तो दिए गए समय अंतराल में ही हमको ये बताएगा। तो उसके लिए आंसर क्या बनेगा? समय की एक विशेष अवस्था में इसको आंसर नहीं दे सकते हैं। लंबी दूरी में नहीं, दूरी नहीं, कम दूरी में, दूरी से कोई मतलब नहीं, मतलब उतना लंबी ज़्यादा नहीं, दिए गए समय अंतराल के दौरान। सबसे बेस्ट आंसर हमारा जो बन के निकल गया, दिए गए समय अंतराल के दौरान जो हम लोग का कुल विस्थापन हुआ तो औसत वेग निकाल लेंगे, और दिए गए समय अंतराल में जो हम लोग का कुल दूरी होगा औसत चाल निकाल लेंगे। तो आंसर जो बन के निकलेगा हम लोग का दिए गए समय अंतराल के दौरान, ये हम लोग का आंसर बहुत बढ़िया है। और ये समय की विशेष अवस्था, समय का कोई भी एक आंसर भी ऐसा लग रहा था कि बन सकता है, तो समय की विशेष अवस्था, एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, ऐसा कंडीशन नहीं है पूरी टाइम लेगा वो, जितना समय लिया कुल दूरी में और जितना समय लिया कुल विस्थापन में, यही हम लोग को निकाल के देगा औसत चाल और औसत वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। भीड़ भाड़ में सर, भीड़ भाड़ में देखेंगे ऐसे भी देख सकते हैं आप, ऑप्शन जो बना के रखा है। भीड़ भाड़ में सर जाएंगे तो आपको कभी कम स्पीड में चलना पड़ता है, कभी ज़्यादा स्पीड में चलना पड़ता है, तो कभी गति कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। उस कंडीशन में जो हमको प्राप्त होगा गति, जो हमको गति प्राप्त होगा वो मिलेगा असमान गति। अब एक समान गति और असमान गति क्या है? एक समान गति होता है कि अगर हम 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो अगला सेकंड जो दूसरा सेकंड होगा उसमें भी 2 मीटर की प्राप्त करेंगे, फिर तीसरा सेकंड में 2 से फिर 4 चले जाएंगे। मतलब हमेशा जो अंतराल होगा, अगर 2 मीटर 1 सेकंड में किए फिर तो अगला सेकंड जो जाएगा उसमें भी 2 मीटर, हर एक कदम इक्वल रखेंगे, बराबर रखेंगे, समान समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में। और असमान में क्या होता है? अगर हम 1 सेकंड में 2 मीटर का दूरी तय किए तो अगला 1 सेकंड में हो सके 1 मीटर का दूरी कर लिए होंगे, हो सके 3 मीटर का दूरी तय कर लिए होंगे, फिर अगला सेकंड में हो सके 1 मीटर, 1.5 मीटर, मतलब असमान दूरी तय करें। तो असमान दूरी तय करेंगे दिए गए समय अंतराल में, उसको बोलेंगे असमान चाल। और समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेंगे, हमेशा कदम समान चलेंगे, एक जैसा चलेंगे, तो हम बोलेंगे उसको समान चाल, समान गति। तो हमारा जो आंसर निकल गया, भीड़ भाड़ के कंडीशन में कभी तेज़ चलना पड़ता है, कभी रुक के चलना पड़ता है, उस समय समान नहीं मिल पाएगा, उस समय असमान बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा, उसमें आंसर बनेगा असमान बनेगा। एक समान बता दिए, एक समान के लिए समान समय अंतराल में समान गति तय करना होगा। वृत्तीय गति, कोई भी पत्थर लीजिए और उसको रस्सी में बांधिए, इस तरह से घुमाइए तो पत्थर के द्वारा तय की गई जो पाथ होगा वो वृत्तीय होगा। या तो आप किसी बिंदु के चारों ओर घूमेंगे तो वृत्तीय गति का उदाहरण है। चारों ओर, जैसे पृथ्वी जो है वो परिक्रमा कर रही है सूर्य का, चंद्रमा जो परिक्रमा कर रही है पृथ्वी का, तो ये हो गया वृत्तीय गति का उदाहरण। रेखीय गति, रेखीय गति एक सीधी रेखा में गति है। रेखीय गति लीनियर मोशन, एक सीधी रेखा में कोई भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी या तय की गई ये गति को रेखीय गति कहते हैं। और रोटेशनल घूर्णन गति, कोई भी वस्तु अपने यक्ष पर, अपने ही एक्सिस पर ऐसे घूम रही है, अपने ही एक्सिस पर, जैसे लट्टू जो होता है वो अपने ही एक्सिस पर घूमता है। और कोई भी वस्तु अगर किसी बिंदु के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमता है तो हम लोग बोलेंगे वृत्तीय गति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, तात्कालिक वेग,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तत्कालिक वेग वह वेग है जो दिए गए सूक्ष्म समय अंतराल में, सूक्ष्म मतलब छोटे समय अंतराल में जो वेग तय हुआ, मतलब बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय दिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि वेग कितना है, तो वो वही कहलाता है वेग बटा समय। उस समय भी वेग बटा समय जो हमको मिलेगा वही कहलाएगा हमारा तत्कालिक वेग। और औसत वेग कहलाता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन और कुल समय कब बराबर होगा? ये बराबर कब होगा? जब जो वस्तु में एक समान त्वरण हो, त्वरण से कोई मतलब नहीं, वृत्त में चल रहा हो नहीं, परिवर्ती त्वरण हो नहीं, और उसमें क्या लिखा है फिर यहाँ पर में शून्य त्वरण हो, बिल्कुल। जब वस्तु में त्वरण क्या हो? शून्य हो। जब वस्तु में त्वरण क्या हो? शून्य हो, शून्य कंडीशन का त्वरण मिलेगा, उस समय जो हमारा है तत्कालिक वेग और औसत वेग का मान उस समय हम लोग का समान मिलेगा। क्यों? त्वरण शून्य कब होगा? त्वरण शून्य कब होगा? त्वरण को शून्य होने के लिए ये बराबर जो हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा v माइनस यू बटा टी। तो त्वरण शून्य कब होगा? जब प्रारंभिक वेग का मान और अंतिम वेग का मान दोनों बराबर हो जाए, तब हमारा त्वरण का मान शून्य होगा, तब हमारा औसत वेग और तात्कालिक वेग भी बराबर हो जाएगा। यही तो वेग, दोनों तो वेग ही है, ये तो वेग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विस्थापन के परिवर्तन की दर, विस्थापन के परिवर्तन मतलब विस्थापन, दर मतलब समय। विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन के परिवर्तन की दर मतलब समय, और विस्थापन बटा समय क्या कहलाता है? विस्थापन बटे समय क्या कहलाएगा? वेग। क्या कहलाएगा? वेग। तो हमारा जो आंसर निकलेगा, त्वरण नहीं, गति नहीं, दूरी, वेग, आंसर निकल गएगा वेग। त्वरण अभी तो हम बता दिए, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूरी का SI मात्रक मीटर, और वेग इसका आंसर बन के आया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। निर्दिष्ट दिशा में मतलब एक निश्चित दिशा में बोलिए, इसको निश्चित दिशा में बोलिए, निर्दिष्ट दिशा में बोलिए। इंग्लिश में द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन पढ़े होंगे। स्पेसिफाइड डायरेक्शन मतलब निश्चित दिशा मान चलिए आप, एक निश्चित दिशा होगा भैया, तो वो विस्थापन हो सकता है। और विस्थापन यदि आएगा तो हमारे आंसर में अगर विस्थापन है, विस्थापन भी हो सकता है। लेकिन किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति का बात कर रहा है, तो विस्थापन आंसर तो यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि विस्थापन तो एक लंबाई बन के रुक जाता है, चलो ये लंबाई है। लेकिन गति का बात कर रहा है यहाँ पर, जो बात कर रहा है गति का, मतलब वस्तु गति में है, वस्तु गति में है, विस्थापन तो रुक गया, अपना लंबाई को तय कर लिया। लेकिन वस्तु को गति में रखने के लिए वेग या चाल देना होगा, तभी तो गति में, अन्यथा गति में नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर जो है देख सकते हैं, बहुत स्टूडेंट लोग क्या करेगा, विस्थापन को मार के निकल जाएगा, गुरुजी अब तो विस्थापन बनाए थे, सदिश राशि है, बिल्कुल है सदिश राशि। लेकिन क्वेश्चन को पकड़ेंगे भैया, क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में स्पेसिफाइड टाइम में, एक निश्चित टाइम में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। वस्तु मतलब गति में है, वस्तु की गति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति में, गति तो लिखा हुआ है तो नहीं होगा, स्पीड नहीं होगा, ये विस्थापन भी नहीं होगा, ये आंसर बनेगा वेग। अगर वस्तु गति में नहीं होता, लंबाई का केवल बात कर देता, तब होता विस्थापन आंसर। समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में, इतनी छोटी सा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कंसेप्ट दे के रखा है, दोनों आंसर में आपको फंसा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे वेग में परिवर्तन प्रति लगने वाले समय को। वेग में परिवर्तन मतलब भैया समझ सकते हैं, वेग में परिवर्तन और लगने वाले समय मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर कहते हैं, जिसको हम लोग आंसर देते हैं त्वरण, जिसको हम लोग आंसर देते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। ऑप्शन दिया हुआ आवेग, आवेग बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, बल गुने समय। आवेग बराबर होता है बल गुने समय। उसके बाद गति, स्पीड दिया है, त्वरण, विस्थापन तो बता दिए हैं भाई, ये पढ़ाएंगे आपको, ये अगला जब बढ़िया से इसका होगा
तो आप इम्पल्स पढ़ेंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। फिलहाल अभी बल गुने समय, इम्पल्स से आता है इम्पैक्ट लोड, इम्पल्स से आता है इम्पल्सिव फोर्स, बहुत सारे कंसेप्ट है उसमें, उसको बताया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है और देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, 5 सेकंड में बोल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है, तो त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण ज्ञात करने के लिए त्वरण बराबर होता है त्वरण अगर हम ज्ञात करेंगे, जिसको सूचित करते हैं ये से, ये बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये v होता है अंतिम वेग, u हुआ प्रारंभिक वेग और t हो गया लिया गया समय। तो हमारा दिया है 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर हो गया, मतलब शुरुआती वेग 5 था, अब बढ़ गया 5 सेकंड में हो गया वो 10। तो शुरुआत वेग जो था हमारा 5 था, बढ़ के 10 हुआ, तो अंतिम वेग 10 हुआ। और शुरू में हम लोग का था 5 मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, सही मात्रक भी देखना है, ध्यान रखना है, वो भी दिया हुआ है, और समय है हमारा 5। तो इसका जो निकलेगा 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 नीचे में है, कट के हम लोग का जो आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका जो आंसर निकलेगा हम लोग का, कहाँ कहीं पर दिया होगा 5 मीटर प्रति नहीं होगा, 10 मीटर भी नहीं होगा, 0.1 तो होगा नहीं, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग का आंसर डी नंबर बन के निकलेगा। तो न्यूमेरिकल देखने में बड़ा होता है, इतना बड़ा दे देता है, आंसर भी उसका बड़ा बनाता है जान के। बहुत से स्टूडेंट लोग जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसको न्यूमेरिकल देख के छोड़ देते हैं, डर लगता है। बाकी बात है कुछ नहीं, कंसेप्ट अगर बढ़िया है तो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं, सबसे कम टाइम लेगा न्यूमेरिकल में, जो कि आप लोग बेहतरीन करके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। को ये भी क्वेश्चन है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण अगर बोल रहा है तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ बना देते हैं, लेकिन ऐसे ही बल का क्वेश्चन है ये, त्वरण का बात कर रहा है। तो त्वरण निकालने के लिए ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है, जो कि यहाँ वेग का चर्चा नहीं किया, यहाँ पर चर्चा किया बल का और द्रव्यमान का। तो बल और द्रव्यमान जब दिया हुआ है और त्वरण निकालने के लिए बोल रहा है, तो उस कंडीशन में बल का परिभाषा वाला, बल का व्यंजक वाला जो हम लोग का फॉर्मूला F बराबर m यूज होता है। तो बल बराबर जानते हैं F बराबर m ए, F बराबर m ए, m है द्रव्यमान, a है त्वरण, F है बल। तो F का मान दे दिया है 21 न्यूटन, द्रव्यमान दे दिया है 3 किलोग्राम और त्वरण निकालने बोल रहा है। तो ये यदि हम यहाँ से निकाल लेंगे तो 21/3, ये गुना में था भागा में आ जाएगा, ये 7 निकल के आएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि आंसर प्रति में आया है। तो हम लोग का ये -2 मतलब प्रति होता है, और यही हमारा सी नंबर आंसर बन के आएगा। ये तो हमको लगता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल हो जाता है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। वैसे बल का जो आएगा चैप्टर वहाँ पर बहुत अच्छे से बताया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 150 किलोग्राम द्रव्यमान कि एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित हो जाती है, त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण का थ्योरी पढ़ा है, इसलिए त्वरण का क्वेश्चन करवा दे रहे हम। और त्वरण निकालने के लिए 2 फार्मूला हम लोग का यूज हो सकता है। एक हम लोग का गति का चैप्टर से ये बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये बराबर v माइनस यू अपॉन टी, और दूसरा F बराबर m ए। F बराबर m ए अगर लगाते हैं तो हम लोग का वहाँ पर द्रव्यमान की आवश्यकता होगी जो दिया हुआ है, और त्वरण की आवश्यकता होगी, ये त्वरण तो निकालना है, और वहाँ बल की आवश्यकता होगी जो बल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग ये बराबर v माइनस यू अपॉन टी से त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ये बराबर जो हम लोग का हो जाएगा वो हम लोग देख सकते हैं निकाल के। ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर जो होगा v माइनस यू बटा टी, ये बराबर v माइनस यू बटा टी। त्वरण डायरेक्ट निकल जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम करने की आवश्यकता नहीं आएगी। तो 150 किलोग्राम द्रव्यमान है, इसका कहीं यूज होने वाला इसमें नहीं है। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है। तो 5 सेकंड में 6 मीटर, 5 सेकंड में 6 मीटर था पहले, अब हो गया 16, तो 16 हो गया v, और ये हो गया हम लोग का u, और ये हो गया हम लोग का t, और ये हो गया द्रव्यमान। देखते हैं क्या क्या यूज हो जाएगा। तो हम लोग का जब हम लोग का ये u है, तो v का मान है 16 माइनस 6 बटा 5, 16 में 6 जाएगा तो 10,
10/5 कट क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये काट देंगे तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सी नंबर आंसर यहाँ से निकल के आ गया। हम लोग का आंसर नंबर सी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण निकालने का फार्मूला था, 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण कहने का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु के वेग में अगर कमी आया तभी तो नकारात्मक होगा, रिटार्डेशन होगा, मंदन बोलते हैं उसको। नकारात्मक त्वरण को मंदन बोला जाता है। नकारात्मक त्वरण को मंदन बोला जाता है। मंदन बोला जाता है। नकारात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। और मंदन तभी होता है जब किसी वस्तु का वेग में कमी होता है। जैसे चल रहा था, अचानक चल रहा था, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, रुक धीमा हो गया, और चल रहा था अचानक बढ़ोतरी हो गया, अचानक बढ़ गया। जैसे गाड़ी चला रहे थे, आपका ब्रेकर आ गया, 2 व्हीलर जा रहे थे आप 30 के स्पीड में, अचानक ब्रेकर आ गया और ठोकर आ गया जो हम लोग का लगा हुआ है, तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक लेंगे तो वेग में कमी आएगा, ब्रेक लेंगे तो आपका वेग में कमी आएगा, उसका स्पीड को कम करना होगा और वेग को कम करेंगे, उस समय आपका जो त्वरण होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, उस समय नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोला जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। पढ़ा चुके हैं आपको, वैसे नोट में दे देंगे हम आपको, कर लीजिएगा, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं उसको आप कर सकते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को, नकारात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। इसके लिए वेग में कमी करना होगा, इसके लिए वेग में कमी करना होगा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, P बराबर होता है mv द्रव्यमान गुने वेग। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, जिसका SI मात्रक है न्यूटन, इसका SI मात्रक न्यूटन। और दूरी होता है अदिश राशि, जिसका SI मात्रक है मीटर, और इसका होता है SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होता है। समवेग का SI मात्रक, और वेलोसिटी का होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का और वेग का SI मात्रक समान, चाल और वेग का SI मात्रक समान, हम लोग याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक समान तल, तल मतलब क्या हुआ कि ये समान है, एक समान तल है, सड़क पर नियत त्वरण, त्वरण क्या है सर, त्वरण क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, अचर है, एकदम फिक्स कर दिया त्वरण को। त्वरण अगर फिक्स हो गया, अगर त्वरण फिक्स है तो यहाँ सही क्वेश्चन का आंसर बन जा रहा है। त्वरण अगर निश्चित है तो कहीं ना कहीं आपका वेग पर चला गया क्वेश्चन, और वेग में क्या बोलेगा, त्वरण को निश्चित करने के लिए वेग में हमेशा परिवर्तन करना होगा। अगर वेग में परिवर्तन नहीं हुआ ना तो वो त्वरण नियत नहीं हो करके त्वरण शून्य हो जाएगा। कितना बार इसको हम आपको थ्योरी में बता भी चुके हैं। अगर वेग में परिवर्तन बार बार नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे वेग में चेंजिंग, तो त्वरण हो जाएगा हमारा, अगर वेग समान रहा उस कंडीशन में त्वरण शून्य हो जाएगा। तो त्वरण को नियत करने के लिए हमेशा वेग में परिवर्तन करना होगा, तभी त्वरण नियत हो जाएगा, तभी त्वरण नियत हो पाएगा। कौन सा कथन सत्य है, तो कार का त्वरण शून्य है। कार का त्वरण कैसे शून्य हो सकता है, कार का त्वरण शून्य होगा जब वेग समान होगा, तो ये आंसर नहीं बनेगा। ये कंडीशन बनेगा जब वेग शून्य हो, वेग शून्य होने पर ही ये कंडीशन बनेगा। वो वेग शून्य हो जब, तब बनेगा त्वरण शून्य। तो त्वरण शून्य क्यों बोलेगा, त्वरण तो नियत बोल दिया है, फिर शून्य का कहाँ से कंसेप्ट आएगा। क्वेश्चन में नियत दे रहा है, आंसर में शून्य बना रहा है, बताइए ऐसा कंडीशन बनाए तो ऑप्शन इसका तो लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में तो नियत लिख के रखा है, फिर शून्य का बात कहाँ से आया। मतलब वो सबसे बेवकूफ़ हम ही लोग हैं, जो क्वेश्चन को दे रहा है फिर उसको बना रहा है ऑप्शन को। तो ये चीज़ें एकदम इससे कोई मैच नहीं कर रहा है। कार का वेग शून्य है, कार का वेग शून्य हो गया, कार का वेग मान लीजिए ये बराबर, त्वरण का चर्चा करते हैं, ये बराबर v माइनस u/t। अगर ये वेग शून्य हो जाएगा तो त्वरण भी तो शून्य हो जाएगा। अगर कार का वेग ही शून्य हो जाएगा तो ये अगर पूरा शून्य है तो फिर तो त्वरण कहाँ है वहाँ, तो त्वरण है कहाँ, कार का वेग चल ही नहीं रहा, कार खड़ी है। फिर वेग और चाल अगर शून्य है, एकदम सन्नाटा मार दिया है, तो फिर तो त्वरण कहाँ से आएगा, घर से लाएगा वो, नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, त्वरण क्यों बदलेगा
बताइए ये क्वेश्चन में क्या मजाक करके रखा है? त्वरण क्यों बदलेगा जब को त्वरण नियत दे दिया है तब? बताइए त्वरण क्यों बदलेगा जब त्वरण यहाँ पर नियत कांस्टेंट कर दिया है, ये कांस्टेंट नियत एकदम फिक्स कर दिया है, त्वरण क्वेश्चन बोल रहा है एकदम फिक्स रखना है, तो फिर ये शून्य, फिर ये हमारा निरंतर बदल रहा है। बताइए क्या ऑप्शन बना के रखा, थोड़ा बढ़िया बनाया रहता। तो ये इसमें भी विद्यार्थीगण झमेला मार के रहता है, ये है क्या वो क्या है, किसको मार दिया? त्वरण जब वहाँ नियत दिया तो फिर बदलेगा क्यों? नहीं बदलेगा ना, त्वरण क्यों बदलेगा? अब कार का वेग निरंतर, यही तो आंसर है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है और कार का वेग बदलेगा, ये परिवर्तन हमेशा होना पड़ेगा, ये परिवर्तन हमेशा होना पड़ेगा, परिवर्तन का मान कुछ आते रहेगा तभी तो त्वरण होगा। तो आंसर बनेगा डी नंबर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम लगने वाला एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, नौकरी वाला क्वेश्चन है, एकदम मज़ा आएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर बना लेंगे तो लगेगा कि हम भी पढ़ाएं आपको, और जब बनेगा आंसर तब आपका देखिएगा ये सब क्वेश्चन कितने विद्यार्थी लोग गलत करेंगे और कितने लोग छोड़ तो नहीं पाएंगे छोड़ कुछ ना कुछ तो मार देता है, कुछ ना कुछ मार के आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नहीं मारना है। एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और जेई जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं रेलवे का, वो आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा, और समझिए तो अगर बना लिए तो आप नौकरी की ओर जा रहे हैं। और आइए रेलवे में स्वागत है आपका, मिलेंगे आप लोग से। जितने लोग का रिजल्ट हो कम से कम कमेंट कर दीजिएगा सर मेरा हुआ, आपका पढ़ाया हुआ एक क्वेश्चन भी अगर आप बना ले रहे हैं, अगर हेल्प हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये आप लोग के लिए वैसे ही क्लास हम लाए हुए हैं कि आप लोग को थोड़ा सपोर्ट मिले, आप लोग आगे बढ़ें, यही हमारी मनोकामना है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर करते हैं हम लोग। एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार की त्वरण की गणना करें। ये क्वेश्चन दो तरीक़ा से बना सकते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, ये सेकंड जो है सही मात्रक दिया हुआ ठीक है समय का सेकंड में, लेकिन ये किलोमीटर प्रति आवर है, ये किलोमीटर प्रति आवर है, जो एसआई यूनिट नहीं है चाल का, वेग का एसआई यूनिट नहीं है, वो है किलोमीटर पर आवर में दिया। तो एसआई मात्रक में बदल सकते हैं। एसआई मात्रक में बदलने के लिए 5/18 से डायरेक्ट गुना करेंगे, जैसे 1000/3600 करेंगे, उसी का शॉर्ट रूप 5/18 आता है। तो हम इसको दोनों को घटा करके डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों को घटा करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग करके कर सकते हैं। तो आपको जिस तरीक़ा से बनाना हो बना सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि त्वरण का गणना कर रहे हैं। त्वरण निकालने के लिए अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग चाहिए और समय चाहिए। जो हमारा अंतिम वेग दिया हुआ है 36, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 18, और ये ब्रैकेट इसलिए लेंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और दोनों किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको 5/18 से अगर गुना कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, और समय दिया हुआ है 5 सेकंड में। और हम लोग 36/18 करेंगे, माइनस करेंगे, 36 में 18 आएगा, और 5/18 ये यहाँ आया और 5 आया नीचे, 18 कटा और 5 और 5 भी कटेगा, तो हम लोग का 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल के आ रहा है, जो आंसर यहाँ पर डी नंबर बनाएगा। ये बोलो मास्टर जी तो बहुत कर दिए आप, डायरेक्ट कर दिए किलोमीटर पर आवर को। किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये किलोमीटर पर आवर है, लेकिन 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दिया गया है। अब क्यों दिया गया है इसको भी दिखा देते हैं हम आपको, इसको भी दिखा देते हैं हम आपको, इसको भी हम दिखाई देते हैं कि क्यों आता है ऐसा। जैसे कि हम लोग अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है ये वाला, तो इसको हम चेंज करते हैं किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटा में नीचे में घंटा है तो 60 मिनट, और 60 मिनट में गुने 60, 1 मिनट में 60 सेकंड गुना कर दिए। 0 और 0 से गया, ये गया, इसको करेंगे 3 दूनी 6, इसको करेंगे 5 दूनी 10, ये ऊपर में 5 बचा और यहाँ पर बचा 6 तिया 18। इसी का शॉर्टकट रूप 5/18 लेते हैं, जो हम न्यूमेरिकल में मैथ में कहीं भी यूज कर लेते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा आवर दिया हुआ है, उसको हम लोग बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए ऑब्जेक्टिव, नए न्यूमेरिकल और नए थ्योरी के साथ, और इसी तरह से हम लोग बढ़ते रहेंगे और रेलवे पर हम लोग अपना दबदबा बनाएंगे बढ़िया से न्यूमेरिकल और थ्योरी के साथ। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।